Hello, students. Our today's topic is energetics. So, in today's presentation, we will study about the energy and also we will study about the how energy form in our body. So, let's start the video. Okay, so start our presentation with the introduction part. So, in the introduction part, we will study about the energy. So, basically, what is energy? How will you define the energy? सभी को पता है अगर हम बात करते हैं एनर्जी क्या है तो एनर्जी बेसिकली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी फूड हम डेली नीड के तौर पे खाते हैं वो जो फूड होता है वो अल्टीमेटली उसका केमिकली ब्रेक डाउन हो जाता है और वो केमिकली ब्रेक डाउन अल्टीमेट क्या बनाता है हमारी बॉडी के अंदर एटीपीज को बनाता है ये एटीपी हमारी हर मतलब हमारी सेल में जाकर हमारे टिश्यूज में जाकर क्या करते हैं नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को करवाते हैं और हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं तो एनर्जी अगर हम बात करें तो एनर्जी क्या है एनर्जी प्रोड्यूस इन द बॉडी इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द जूल और किलो कैलोरीज ये हमारी बॉडी के अंदर या तो जूल की फॉर्म में या फिर किलो कैलोरी की फॉर्म में इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं हम ठीक है ये इसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड इन ह्यूमन बॉडी 3 मिलियन किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर डे प्रोड्यूस थ्रू मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनसे हमारा 3 मिलियन किलो कैलोरीज जो होता है वो हमारा हर रोज जो होता है वो प्रोड्यूस होता है पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस होता है okay so kilojoules per gram or kilocalories per gram is a unit based to measure the nutritional value of dietary carbohydrates proteins and fat तो जो हमारा किलो जूल पर ग्राम या किलो कैलोरीज पर ग्राम है ये क्या है एक तरीके की यूनिट है जो कि मेजर करी जाती है कि हमने पूरे मतलब जो हमारा डेली जो डे पर डे पे जो हमने फूड खाया है उसमें कितना वैल्यू है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोटीन्स का एंड फैट का नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनर्जी बैलेंस क्या होता है देखिए जो फूड हम खा रहे हैं ठीक है जितना फूड हमने खाया है और अगर उतना ही फूड कंज्यूम मतलब कंज्यूम जो वैल्यू है वो और जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये दोनों अगर हमारी इक्वल हैं तो हमारा बॉडी वेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर क्या होता है कि जो कंज्यूम फूड की जो वैल्यू है वो हमारी लेस हो जा रही है और इनटेक फूड जो है वो हमारी बढ़ रही है तो ये क्या करेगा आपकी बॉडी वेट को बढ़ा देगा वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कंजप्शन जो होता है वो हमारे फूड का वो डिक्रीज हो जाता है एंड एनर्जी कंजप जो एनर्जी के कंपैरिजन में तो वो जो क्या करेगा वो हमारी जो मतलब इनटेक एनर्जी है उसको क्या कर देगा हमारी कम कर देगा यानी बॉडी वेट जो है वो हमारा कम हो जाएगा तो ये सारा का सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे कंजप्शन ऑफ फूड एंड हमारी जो एनर्जी है उसके ऊपर ठीक है कितना फूड आप ले रहे हैं एंड अपनी बॉडी से कितना वर्कआउट करवाकर उतनी एनर्जी को प्रोड्यूस करा पा रहे हैं उसी के बेसिस पर हमारी एनर्जी जो होती है वो बैलेंस रहती है नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर की एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर शुड बी स्टडीड बिफोर द डिस्कशिंग द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द एनर्जी फॉर्मेशन एटीपी हैज लेस क्वांटिटी to high energy phosphate bond thus it release the energy easily and quickly the bond are formed by the energy transfer through different catabolic reactions and oxidation reduction reactions and ATP formation mechanism are the two ways by which energy transfer occur यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो दो तरीकों से हो रही है और वो तरीके क्या हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड एटीपी फॉर्मेशन मैकेनिज्म ठीक है ज़्यादातर हम एटीपी फॉर्मेशन मैकेनिज्म देखते हैं जितनी भी सेल्स वगैरह होती हैं उसमें जो ग्लाइकोलिसिस या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल जो चल रही होती है उसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि एटीपी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो उसी के बेसिस पर क्या होती है एनर्जी हमारी ज़्यादातर देखी जाती है ट्रांसफर होते हुए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये दोनों क्या होते हैं देखिए ऑक्सीडेशन क्या हो गया नॉर्मली ऑक्सीडेशन इज द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम वेयर एज द रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम ये दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग है इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों में ही गेन एंड लॉस वर्ड आते हैं तो बहुत ही जल्दी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीडेशन में गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है इसको सिंपली आपको याद रखना है जब ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है तो ऑक्सीजन गेन होगा और ऑक्सीजन जैसे ही गेन होगा उसके साथ में हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा वहीं रिडक्शन की बात की जाए तो रिडक्शन रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है और जैसे ही ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होगा दैट मीन्स कि हाइड्रोजन जो है हमारा गेन हो जाएगा तो ये क्या होते हैं ये हमारे अपोजिट टू ईच अदर होते हैं उनको बहुत ही आपको मीन्स एकदम टिप टू टिप पर अपने याद कर लेना है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करनी है ओके
ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सिंपली मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरीके के वर्ड्स मतलब एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों को मिलाकर बना है। मतलब जहाँ मेटाबॉलिज्म की बात की जा रही है वहाँ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म तो आना ही आना है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म सिंपली अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि सिंपली आपने जो भी फूड खाया है, ठीक है, हमारा लीवर जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म को करता है। ठीक है, तो लीवर क्या करेगा, जो भी आपने फूड खाया है वो आपकी मान लीजिए कि कोई प्रोटीन है या ग्लूकोज है, किसी भी फॉर्म में है, ठीक है, अगर जो आपकी जो आपका लीवर है वो क्या करेगा, जिस फॉर्म में उसको उस फूड को या फिर उस मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करवाना है, तो क्या करेगा, सिंपली उसको चेंज कर लेता है, उसकी फॉर्म को चेंज कर देगा। दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर उसे कोई भी फूड है या कोई भी, मैं कह सकती हूँ कोई भी पार्टिकल है या कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को उसको बल्क फॉर्म में एब्जॉर्ब कराना है, तो वो उसको उसको एनाबॉलिज्म कर देगा। एनाबॉलिज्म का मतलब कि ढेर सारे जो आपके छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़कर और वो एनाबॉलिक रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है? वहीं अगर आप मान लीजिए कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है और हमारा जो लिवर है वो उसको उस फॉर्म में नहीं लेना चाहता है, वो उसको सिंपलर फॉर्म में लेना चाहता है, तो वो उसको कैटाबॉलिक रिएक्शंस करवा देगा और जो आपका फूड है या जो भी आपकी कोई पार्टिकल है या कोई भी आपका मॉलिक्यूल है जो बल्क फॉर्म में है, वो क्या हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है? जब सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा तो नॉर्मली लिवर क्या कर देगा, उसको आपके ब्लड में एब्सॉर्ब करवा देगा। ठीक है ना? तो अपनी इच्छा अनुसार वो किसी भी फॉर्म को, मतलब कोई भी पार्टिकल है या कोई भी मॉलिक्यूल है, इसकी फॉर्म को चेंज कर कर उसको यूज करता है, उसका यूटिलाइज करता है। दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस में एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दीज टू रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है। गॉट इट? नाउ हम बात कर लेते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म रिफर्स टू द सिंथेटिक एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। इट यूज एनर्जी एंड फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिंपलर वन मतलब जो आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके बनते हैं ढेर सारे सिंपल सिंपल फॉर्म्स में से। ठीक है, मतलब सिंपल जो भी आपका कोई मॉलिक्यूल है वो इकट्ठे होकर बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये जो प्रोसेस चल रही है वो क्या कहलाती है, वो आपकी एनाबॉलिज्म कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? ये जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको एनाबॉलिज्म याद हो गया है तो कैटाबॉलिज्म तो अपने आप ही याद हो जाएगा। कैटाबॉलिज्म मतलब कि कैटाबॉलिज्म जैसे नाम ही है उसका ना, कि किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ देना, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म क्या होती है? डिग्रेडेशन रिएक्शंस होती है जो कि सेल्स के अंदर होती है एंड इट प्रोड्यूस एनर्जी। ये हमेशा एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। कोई भी बड़ी चीज़ है उसको तोड़कर क्या करेगी, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है वो हमारा सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स, ये क्या करेगी, आपकी जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म रिफर्स टू द डिग्रेडेशन रिएक्शन इन द सेल। इट प्रोड्यूस एनर्जी विच इज द मोस्ट कॉमनली स्टोर्ड एज एटीपी। एनाबॉलिज्म रिक्वायर्स कैटाबॉलिज्म बिकॉज इट नीड्स फॉर द एनर्जी। एनाबॉलिज्म रिएक्शन generate less energy than they use, thus they are called endogonic reactions. Some examples, अगर हम examples की बात कर लें, like for example formation of plasma bilayer due to the conversion of fatty acids into the फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके इस कैटाबॉलिज्म के अंदर आ जाते हैं। कैटाबॉलिज्म के अंदर आपका सिंपली जो है स्प्लिटिंग होती है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है वो टूट कर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं जो आपका एनाबॉलिज्म है वो क्या होगा, सिंपलर फॉर्म जुड़कर, वहाँ पर एडिशन होता है, सिंपलर फॉर्म जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बना लेती हैं। अब आप आ जाइए इस डायग्राम पर जो आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखाई दे रहा है, इवन आपकी बुक में भी है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर देखिए ग्लाइकोजन, ट्राइग्लिसराइड्स एंड प्रोटीन्स, तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तीनों चीजें देखिए, ग्लाइकोजन जो है वो आपका ग्लूकोज में टूट रहा है। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म में टूट रहा है ना और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ग्लाइकोजन क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। प्रोटीन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज यानी कि उसकी सब यूनिट में टूट जाता है, ग्लूकोज उसकी सब यूनिट हो गई ना, तो वो सब यूनिट में टूट गया, साथ ही साथ उसने एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर दिया।
ट्राइग्लिसराइड्स ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में टूट गए, एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया। वहीं प्रोटीन्स जो होते हैं, सारे प्रोटीन्स किससे बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं ना, तो उसकी सब यूनिट हो गई, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट गया और एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया। तो ये पूरी रिएक्शन आप देख लीजिए किसके अंदर आ रही है, कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर आ रही है, ठीक है। वहीं सेकंड पे आप आ जाइए, एनाबॉलिक रिएक्शन। इसके अंदर क्या है, सिंपलर फॉर्म्स जो हैं वो जुड़कर एनर्जी का यूज करके और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बनाती हैं। तो इसमें ग्लूकोज है, देखिए ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स हैं, जुड़कर ग्लाइकोजन बना लिया। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों ने जुड़कर ट्राइग्लिसराइड्स बना लिया। अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड, ढेर सारे अमाइनो एसिड्स ने मिलकर प्रोटीन बना लिया। तो यहाँ पर सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन रहा है, प्लस साथ में आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, दैट इज नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शन। तो आई होप कि आपको कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यानी एटीपी क्या हो गया, एटीपी को हम एनर्जी को बोल सकते हैं या एनर्जी मॉलिक्यूल्स को हम एटीपी भी बोल सकते हैं। दोनों, आप दोनों ही बातें बोल सकते हो क्योंकि एटीपी इज इक्वल्स टू एनर्जी। फॉर्मेशन की बात करें, जो आपके एटीपी हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, आपकी जो सेल होती है, सेल के अंदर आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और इन सेल ऑर्गेनल्स में एक ऑर्गेनल ऐसा होता है जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करता है। वो कौन होता है, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल हाँ, आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है सेल के अंदर। अब ये किस तरीके से होता है, यहाँ पर ये सारी एनर्जीज जो है वो कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं, आगे इसी स्टेप्स में आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। इसके अंदर देखिए ये जो आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है, यानी कि ये जो पूरी आप स्टेप्स देख रहे हो इसको नाम क्या दिया गया है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज आप देख सकते हैं, ग्लूकोज जो होता है वो हमारा प्राइमरी फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है जो कन्वर्ट होता है अल्टीमेट आपके टू पायरुवेट और आपके एटीपी एंड आपकी जो आगे एनएडीएच है उसमें। तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आइए चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यानी कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन शुगर्स होते हैं। ये आपका ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पर एटीपी का यूज हो गया और वो आपका एडीपी में कन्वर्ट हो गया। ये एडीपी कहाँ जाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया से वापस से ये एडीपी से कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, ठीक है, क्योंकि आगे आपकी फर्दर ये प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट आप देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो आपका फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर भी 6 कार्बन शुगर्स के होते हैं और यहाँ पर भी एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर भी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर यूटिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखिए फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज, यहाँ पर एक एंजाइम है, इसकी हेल्प से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ये 2 स्टेप्स में क्लीवेज हो जाता है और ये क्लीवेज या फिर इसका जो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर इनका लाइसिस हो जाता है। ये लाइसिस कैसे होता है, एक होता है आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एंड दूसरा होता है डाई डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तीनों ही ये जो दोनों आपके जीएलएपी एंड डीएचएपी हैं, इन दोनों के पास 3 कार्बन शुगर्स के होते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए जीएलएपी जो आपकी है उसको तो आगे फर्दर प्रोसीड किया है, लेकिन डीएचएपी को फर्दर आगे प्रोसीड नहीं किया गया। ऐसा क्यों, ऐसा नहीं है, दोनों ही आगे फर्दर प्रोसीड होती हैं लेकिन दोनों ही सेम प्रोडक्ट बनाती हैं। तो चाहे आप जीएलएपी को आगे कन्वर्ट करें चाहे आप डीएचएपी को करें, ये दोनों ही पायरुवेट को ही बनाएंगी, क्योंकि यह यहाँ पर क्या है आपके, ये इंटरचेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आगे सेम प्रोडक्ट को ही बनाती हैं, इसीलिए यहाँ इन्होंने सिर्फ जीएलएपी को आगे प्रोसीड किया है, डीएचएपी को नहीं किया है। आप चाहें तो एग्जाम में दोनों को ही सेम लिख सकते हैं। जीएलएपी में जो आपने स्टेप्स लिखी है वही आप डीएचएपी में भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपके बनने दो ही पायरुवेट हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, गुड। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, जो जीएलएपी है वो आपका जीएलएपी हाइड्रोजिनेज की हेल्प से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए 2 NAD जो है वो आपके +2 फॉस्फेट, यानी NAD के 2 मॉलिक्यूल और 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल दोनों जुड़कर 2 NADH का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखिए 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट जो है आपका वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर भी 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है।
ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 एटीपी बन रहा है, 2 एनएडीएच, ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ग्लाइकोलिसिस में क्या-क्या चीज़ें बन रही हैं, ये 2 चीज़ें मिल गई हैं आपको, ठीक है। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होता है आपका फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज़ में, एंड देन ये आपका कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। उसके बाद में इनोलेज़ एक एंजाइम है, वो उसकी हेल्प से ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड पाइरूवेट काइनेज़ अल्टीमेटली आपका जो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट है उसको पाइरूवेट में कन्वर्ट कर देता है। तो एक पाइरूवेट तो आपको यहाँ से मिल गया, और एक पाइरूवेट आपको डीएचएपी की जो आपकी स्टेप्स हैं वो आगे कंटिन्यू होंगी, तो उससे आपको एक पाइरूवेट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली कितने मॉलिक्यूल हो गए आपके पास पाइरूवेट के? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ हो गए पाइरूवेट के, एटीपी के 2 मॉलिक्यूल, एनएडीएच के 2 मॉलिक्यूल। इस तरीके से आपकी ग्लाइकोलिसिस की जो स्टेप है उसके अंदर कितने-कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं आपको? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट, एटीपी, एनएडीएच, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट एंड एटीपी, ठीक है? तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है आपके एनर्जीज़ का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस जो ग्लाइकोलिसिस है इसकी सारी स्टेप्स को एज़ इट इज़ आप बिल्कुल रट के जाइएगा एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी ज़रूर है, और ये आपको गुड मार्क्स भी दिला सकता है, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाइएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल भी हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आता है, जिसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन या फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है वो क्या होती है? इन ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर ऑक्सीजन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल प्ले अ मेजर रोल। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक आपको यहाँ पर साइकिल दिखाई दे रही है, जो कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट करके आपका एसिटाइल को एंजाइम ए से लास्टली ऑक्जेलो एसीटेट को बनाती है। तो हम इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, जिसके अंदर सिट्रेट बनता है विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेस। एसिटाइल को एंजाइम में आप देखिए यहाँ पर एक एंजाइम है आपका सिट्रेट सिंथेटेस, और ये क्या कर रहा है, ये आपका जो वाटर है, वाटर की इन्वॉल्वमेंट के साथ में सिट्रेट को बनाता है। सिट्रेट जो होता है वो एकोनिस्टेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है वाटर का, एंड सिस एकोनिटेट जो है वो बन जाता है। सिस एकोनिटेट जो होता है वो आपका वाटर की इन्वॉल्वमेंट से एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से और आयरन की हेल्प से आइसोसिट्रेट को बनाता है। आइसोसिट्रेट जो होता है वो आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से, यानी एक एंजाइम है, उसकी हेल्प से आपका ऑक्जेलोसक्सिनेट को बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी भी लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ NAD+, की फॉर्म में। ऑक्जेलोसक्सिनेट जो होता है वो आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से, एंड डी कार्बोक्सिलेशन भी यहाँ हो रहा है। यहाँ पर देखिए CO2 आपका लिबरेट हो रहा है, ठीक है। इसकी फॉर्म में आपका बन जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। कीटोग्लूटारेट जो होता है वो आपका सक्सिनाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है आपका डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, यानी कि CO2 भी बाहर रिलीज होता है, एंड एनर्जी लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ NAD+ एंड NAD2+, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम जो होता है वो आपका सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लिबरेशन इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड ADP प्लस फॉस्फेट, एंड ऑल्सो एंजाइम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो एंजाइम है आपका सक्सिनेट थायोकाइनेज, ये भी यहाँ पर हेल्प करा रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम को सक्सिनेट में कन्वर्ट कराने के लिए। सक्सिनेट फर्दर आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमारेट में, और ये फ्यूमारेट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक तो हेल्प कर रहा है, दूसरा यहाँ पर एनर्जी लिबरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ FAD एंड FAD2+ में। नेक्स्ट फ्यूमारेट जो होता है वो आपका एल माल्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर आपका डिहाइड्रेशन की हेल्प से, यहाँ पर ऑक्सीजन आप देख सकते हो, ऑक्सीजन एंड 2 वाटर जो आपका 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल एक पूरा निकल रहा है यहाँ से, एंड फ्यूमारेज एंजाइम जो है वो आपका फ्यूमारेट को एल माल्टेट में कन्वर्ट करवा देती है। एल माल्टेट आपका ऑक्जेलो एसीटेट में फर्दर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माल्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एंड
एनर्जी लिबरेशन इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड Na2 प्लस। इस तरीके से ये आपका देखो कि आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो आपके पूरी साइकिल कंप्लीट करके ऑक्सलो एसीटेट को बनाती है। और ये हमारी जो साइकिल होती है इसको क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोसोल में चलती है, ठीक है? तो क्या है ये आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एज़ इट इज़ आपको याद करना है, समझने का इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पूरी स्टेप्स जो हैं वो समझनी हो, बस सिंपली क्या करना है, जो आपको एक तो मेन चीज़ ये है कि कौन-सी चीज़ किसमें कन्वर्ट हो रही है, दूसरा कौन कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है? यानी कि आपको सारे एंजाइम्स के नेम भी पता होने चाहिए और कहाँ पर एनर्जी लिबरेट हो रही है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू राइट इन योर एग्ज़ामिनेशन। आप अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तो आप अगर सिट्रिक एसिड साइकिल को बना रहे हो, लिख रहे हो, तो आप भले ही आप यहाँ पर सारे केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ मत लिखो, ऑक्ज़ेलो एसीटेट को कैसे बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम को केमिकल फ़ॉर्म में कैसे बनाते हैं, वो मत लिखिए, किसी भी चीज़ का फ़ॉर्मूला मत लिखिए। लेकिन आप किसी का भी नाम अगर लिख रहे हो, तो साथ ही साथ उसमें कौन-सा एंजाइम रिएक्ट कर रहा है और उसके साथ में क्या चीज़ आपकी निकल रही है, एनर्जी कहाँ से फ़ॉर्म हो रही है, कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स आपके बन रहे हैं। ये आपको वहाँ बताना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एज़ इट इज़ ये डायग्राम जो है वो एज़ इट इज़ आप याद कर सकते हैं, आपकी बुक में जो दे रखा है आप वो डायग्राम को भी प्रिफ़र कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ एटीपी। एटीपी का रोल क्या है? एनर्जी है तो आपको पता ही है कि बॉडी की जितनी भी अल्टीमेटली जो आपके रिस्पॉन्सेज़ हो रहे हैं, जो भी आपकी अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो सारे कन्वर्ट मतलब वो सारे कंप्लीट कराने के लिए एटीपी का तो यूज़ होना ही होना है। फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कुछ मेजर जो आपके एटीपी के रोल हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एज़ अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये काम करता है। मेटाबॉलिज्म में काम कराता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस को, एनाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट कराएगा। किसी भी प्रोसेस में अगर मान लीजिए कोई भी सिंथेसिस हो रहा है या न्यू आपका मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है, वहाँ पर भी एनर्जी का रोल होता है। एनर्जी के बिना कोई भी नई चीज़ बन नहीं सकती है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर आपका कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मतलब मॉलिक्यूल का, यानी कि मॉलिक्यूल आपकी एक्सोसाइटोसिस से एंडोसाइटोसिस जा रही है या एंडोसाइटोसिस से एक्सोसाइटोसिस आ रही है, तो वहाँ पर भी एनर्जी का यूज़ होना ही होना होता है। विदाउट एनर्जी आपके ये सारे काम नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, सेल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन। जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल का स्ट्रक्चर आपका देखिए, जो सेल है होती है हमारी, उसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस होते हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे हम कह सकते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं। और ये अपना जो वर्क होता है, मतलब सेल क्या होती है, सेल कंटिन्यू वर्क करती है, प्रोटीन को बनाती है और CO2 को इवॉल्व करती है एंड O2 को कंजर्व करती है। तो इन सब में भी एनर्जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एनर्जी के सेल का कोई मतलब नहीं है, सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन यानी कि सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें यहाँ से वहाँ लोकोमोट हो रही हैं, ठीक है। प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन बनने के बाद में वो अपनी साइट पर जाकर एक्शन कर रही है, तो यहाँ पर भी एनर्जी का रोल होता है। एनर्जी ही किसी भी एक मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती है। सेल सिग्नलिंग की बात की जाए तो एटीपी इज़ आल्सो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। एटीपी एक तरीके का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और ये सिग्नलिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग एंड इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग दोनों तरीके से करवाती है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग की बात करें तो सेल के बाहर की जो सिग्नलिंग होती हैं, वो आपकी कैसे होती है, लाइक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ह्यूमन के अंदर होता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो ये सब क्या है, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग को करवाते हैं, ठीक है। एनर्जी मतलब यानी आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो जाता है और वो जाकर आपके जो भी आपका लिगैंड है उसके साथ में या आपके रिसेप्टर के साथ में जाकर बाइंड हो जाता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर की जो चीज़ें चल रही हैं, जो सिग्नलिंग हो रही हैं, वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग के अंदर आ गई। इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मतलब कि जब कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर किसी भी रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है, उसके बाद सेल के अंदर की चीज़ें जो भी चेंज होती हैं, मॉडिफाई होती हैं, तो वो मतलब चेंज होना और फिर उससे जो नई प्रोटीन्स बनती हैं, वो उसको नई प्रोटीन्स को बनवाने का काम जो होता है, वो एटीपी की हेल्प से ही किया जाता है। विदाउट एटीपी हेल्प से आपका जो रिसेप्टर है, चाहे उसके साथ न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ भी जाए, फिर भी अगर नीचे अंदर जो है आपकी प्रोटीन्स मतलब चेंजेज़ नहीं आ रहे हैं, प्रोटीन्स नहीं बन रहे हैं, तो आप मतलब यानी कि एटीपी वहाँ पर कोई काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो एटीपी का काम जब तक नहीं होगा, तब तक आपकी रिसेप्टर जो होगा, वो रिसेप्टर चाहे कितना भी सिग्नल दे दे आपकी सेल के अंदर के सरफेस को, बट अंदर की सरफेस तो काम तब करेंगे ना, अंदर के मॉलिक्यूल्स तो काम तब करेंगे जब वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी वहाँ पर होगी, एनर्जी का यूटिलाइज़ेशन होगा, ठीक है ना? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस यानी कि जो आपके डीएनए, आरएनए इनके अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो आपकी न्यूक्लिक एसिड जो सिंथेसाइज़ हो रहा होता है, वो भी आपका विदाउट एटीपी कभी नहीं हो सकता है। तो एटीपी आप देख सकते हो कि कहाँ-कहाँ पर आपके मेजर रोल मतलब फंक्शंस को कंप्लीट कराने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सो एटीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज़ मतलब आपके जितने भी ये सारे बायो
बायोलॉजिकली जो आपके एक्टिविटीज़ चलती हैं हमारे बॉडी के अंदर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ केराटिन फॉस्फेट। तो यहाँ पर यह है कि आप देखिए केराटिन, पहले तो सबसे पहले केराटिनिन होता क्या है, ठीक है। तो केराटिनिन जो है वो क्या है, वो आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय मसल फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड कॉल्ड केराटिन। केराटिन Keratin is removed from the body by the kidney, which filter almost all of it from the blood and release it into the urine. केरेटिनिन जो है वो क्या होता है, वो आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि मसल्स प्रोड्यूस कर दी हैं। कब कर दी हैं? ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड, जब कभी भी कंपाउंड्स जो होते हैं आपके, उन कंपाउंड्स को जब ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन के वक्त, यानी कि जब एटीपी की जब आपकी प्रोसेसेस चल रही होती हैं, जब भी कभी कोई कंपाउंड जो होता है वो आपका ब्रेक डाउन हो रहा होता है, उस वक्त मसल्स जो होती हैं वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट केराटिनिन को बनाती हैं। और ये केराटिनिन जो होता है वो हमारी बॉडी से किडनीज के थ्रू जो होता है वो रिमूव होता है। और ये केराटिनिन जो होता है वो हमारे ब्लड के अंदर ट्रैवल करता रहता है, हम कह सकते हैं। और ये ब्लड वाया हमारी किडनी सारे जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर रिलीज कर देती हैं और उसको बाहर पूरा एक्सक्रीट आउट कर देती हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी यूरिन टेस्ट करवाया जाता है तो यूरिन टेस्ट में भी केराटिनिन की एक वैल्यू लिखी होती है। उसी वैल्यू के आधार पर हम ये चेक कर पाते हैं कि हमारी बॉडी में कितना वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है और कितनी एनर्जीज जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारी काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं केराटिनिन टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए केराटिनिन जो मेटाबॉलिज्म है, इसकी एक पूरी एक यहाँ पर चार्ट दे रखा है जिसके अंदर आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन दो प्रोडक्ट हैं, दो आपके मॉलिक्यूल्स हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इनका ट्रांस एमिनेशन होता है। एंड ट्रांस एमिनेशन के फॉर्म में क्या होता है, ये आपका ग्वानिडीनो एसिटिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, और इसमें मिथाइलेशन हो जाता है। मिथाइलेशन की वजह से ग्वानिडीनो एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका केराटिनिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये केराटिनिन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है हमारा लिवर, किडनी या फिर पैनक्रियाज के अंदर जाकर, या फिर ये हमारे मसल्स के अंदर जाता है जहाँ पर ब्रेक डाउन होता है मसल्स में। एंड या फिर ये नॉर्मली क्या हो जाता है, इसका स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन हो जाता है केराटिनिन में, या ये केराटिनिन काइनेज की हेल्प से फॉस्फोकेराटिनिन में कन्वर्ट हो जाती है। देन मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है करके केराटिनिन को बनाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो केराटिनिन होती है वो आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन की हेल्प से मिलकर बनती है, और ये अल्टीमेटली वेस्ट प्रोडक्ट होती है जो कि हमारी किडनी जो होती है वो लास्टली क्या करती है, पूरी ब्लड में से हमारे केराटिनिन को बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। Okay, now our next slide is basal metabolic rate. So in this slide, we will study about the what is metabolic rate and what are the factors which are affect the BMR rate. So first of all, सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हम उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सो द रेट एट विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फ्यूल मॉलिक्यूल विद इन द सेल इज टर्म्ड एज द मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि जो भी फूड हम खाते हैं तो वो क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो वो फूड का जो एक मॉलिक्यूल हो गया वो क्या हो गया, फ्यूल मॉलिक्यूल हो गया। वो फ्यूल मॉलिक्यूल जब हमारे सेल के अंदर एनर्जी को रिलीज करता है, दैट टर्म इज नोन एज मेटाबॉलिक रेट। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो क्या होता है, द मेटाबॉलिज्म रेट व्हेन द इंडिविजुअल इज एट द रेस्ट और इन वार्म कंडीशन, वार्म एनवायरमेंट एंड इन द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। अब पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट क्या हो गई, हैज नॉट हैड अ मील फॉर एटलीस्ट 12 आवर, जिसने 12 घंटों से और मतलब फूड ना खाया हो, जो ऑलरेडी 12 घंटे पहले फूड खाया हुआ होता है, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ऐसे में जब एनर्जी का अपटेक होता है, सेल्स एनर्जी को लेती हैं, तो उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो सबसे पहले बॉडी कंजप्शन। बॉडी कंजप्शन मतलब कि हो गया आपका कि जिसका भी हायर बॉडी मास होगा या फिर हम कह सकते हैं मसल मास होगा, उनके अंदर बीएमआर को ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। और वहीं जो यानी कि मेंस में बीएमआर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वुमेन्स। नेक्स्ट फीवर की बात करें तो हाई टेम्परेचर जो होता है, जब कभी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस में भी इंक्रीज बीएमआर रेट, बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। स्मोकिंग एंड कैफीन में भी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर में इंक्रीज बीएमआर हो जाता है बाई 50 to 70%, वहीं हाइपो में डिक्रीज हो जाता है बाई 30%। नेक्स्ट हमारा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर देखा जाता है बीएमआर रेट इंक्रीज हो जाता है बाई 15 to 25%।
परसेंट। अगर फास्टिंग की बात की जाए तो फास्टिंग में डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फूड जब नहीं आप ले रहे हो तो बीएमआर रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? एज, हाइट एंड अंडर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो एज में देखा जाता है कि जैसे-जैसे एज होती है, लर्न बॉडी मास, मतलब मैंने कहा था ना बॉडी मास जिसका बड़ा होगा, अगर एज कम है दैट मीन्स कि बॉडी मास कम है तो उसके अंदर बीएमआर रेट कम होगा। एज ज़्यादा हो गई तो दैट मीन्स कि बॉडी मास ज़्यादा हो गया तो बीएमआर बढ़ जाएगा। हाइट की बात की जाए तो टॉलर इंडिविजुअल के अंदर बीएमआर रेट को ज़्यादा देखा जाता है। अंडर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो बीएमआर लोअर इन प्रोलॉन्ग्ड अंडर न्यूट्रिशन, जिन जो अंडर न्यूट्रिशन होते हैं उनके अंदर बीएमआर जो होता है वो स्लो रहता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करते हैं। ओके, लास्टली प्रिफर योर नोटबुक फॉर फर्दर डिटेल कंटेंट। थैंक यू।